नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमित कुमार सिंह और आप सुन रहे हैं बिजनेस आजकल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसपे न सिर्फ धार्मिक दुनिया को हिला रहा है बल्कि वैश्विक सियासत, अर्थव्यवस्था और पावर डायनेमिक्स को भी प्रभावित कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोप फ्रांसिस के निधन और उसके बाद वेटिकन में क्या होने वाला है। साथ में हम समझेंगे कि ये वेटिकन की दुनिया काम कैसे करती है, उनका साम्राज्य कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं वादा करता हूं कि ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई एम सेइंग रेस्ट इन पीस पोप फ्रांसिस। इट्स अ ब्रीफ डे और हमारी संवेदना पूरे लोगों के साथ हैं जो उनको मानते हैं और ईसाई धर्म के हमारे सारे फॉलोअर्स और सारे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो चलिए कुछ और डिटेल में इस चीज को समझे। सबसे पहले आइए समझते हैं पोप फ्रांसिस का निधन का मतलब क्या है। 21 अप्रैल 2025 को 88 की उम्र में पोप फ्रांसिस ने अंतिम सांस ली। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक धार्मिक नेता की मृत्यु नहीं है, एक वैश्विक इवेंट है जो 1.4 बिलियन कैथोलिक का आस्था, वेटिकन की सियासत और दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करेगा। अब चलिए मैं आपको कुछ डिटेल्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर देखा जाए पोप का बिजनेस एम्पायर और पावर कितना इन्फ्लुएंसर है, वो इस बात से साबित होता है। अब बात करते हैं पोप का बिजनेस एम्पायर की। दोस्तों, वेटिकन सिर्फ एक धार्मिक केंद्र नहीं है बल्कि एक आर्थिक और सियासी पावर हाउस है। आइए कुछ फैक्ट्स देखें। वेटिकन की वेल्थ, अगर नेट वेल्थ अनुमानित 10 से 15 बिलियन डॉलर है। इसमें उनकी रियल एस्टेट है जो रोम और दुनिया भर में उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आर्ट कलेक्शंस हैं और इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके, स्टॉक्स में है, बॉन्ड्स में है और गोल्ड रिजर्व में है, जिसमें कि ये सब सारे शामिल हैं, वर्ल्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वेटिकन का इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्क्स ऑफ रिलीजन, जिसे वेटिकन बैंक कहते हैं, लगभग 6 बिलियन डॉलर से एसेट्स मैनेज करता है। 6 बिलियन डॉलर। रियल एस्टेट एम्पायर, वेटिकन के पास रोम में हजारों प्रॉपर्टी हैं जिसमें लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, ऑफिस स्पेस हैं, कमर्शियल बिल्डिंग शामिल हैं। ये प्रॉपर्टी हर साल लाखों डॉलर का रेट जनरेट करती है। पोप का ग्लोबल इन्फ्लुएंस देखा जाए तो उस पर बहुत प्रभाव है। पोप सिर्फ धार्मिक लीडर नहीं बल्कि एक डिप्लोमेटिक फिगर भी है। वेटिकन का 180 देश यानी 180 देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं डायरेक्ट। पोप फ्रांसिस ने क्लाइमेट चेंज हुआ, रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ और सोशल जस्टिस जैसे मुद्दों पर ग्लोबल डिबेट को शेप दिया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। उनकी एक स्पीच का साइकिकल यानी पोप ऑफिशियल लेटर जिसको बोलते हैं, दुनिया भर की नीतियों को प्रभावित कर सकता है। इतने पावरफुल अथॉरिटी है पोप का। चैरिटी ऑफ डोनेशंस की अगर बात करें तो वेटिकन को दुनिया भर में कैथोलिक से पीटर स्पेंस के जरिए डोनेशन मिलता है। 2023 में ये डोनेशन 50 मिलियन यूरो से ज्यादा था। ये पैसा चैरिटी, वेटिकन के ऑपरेशंस और ग्लोबल मिशंस में खर्च होता है। लेकिन दोस्तों, इनकी वेल्थ और पावर के साथ स्कैंडल्स भी आगे हैं। वेटिकन बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के आरोप लगते रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने इस स्कैंडल को साफ करने की कोशिश की। उनके इस रिफॉर्म ने कई पुराने कार्डिनल्स को नाराज भी किया। ये टेंशन कॉन्क्लेव में दिख सकता है जहां प्रोग्रेसिव और कंजर्वेटिव खेमे आमने सामने होंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगला पोप कौन? पापा बिल्ली की रेस। अगला पोप कौन? पापा बिल्ली की रेस। जी हाँ। अब सवाल है कि अगला पोप कौन होगा? पापा बिली यानी पोप बनने की योग्य उम्मीदवारों का लिस्ट में कई बड़े नाम हैं। आइए कुछ फ्रंट रनर्स पे नजर डालते हैं। पहला कार्डिनल पिएट्रो, इटली के हैं, 70 साल के, वेटिकन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वो एक डिप्लोमेटिक जीनियस भी है। अगर कार्डिनल्स एक मॉडरेटर डिप्लोमेटिक लीडर चाहते हैं तो पेरोनिल टॉप चॉइस है। कार्डिनल लुइस एंटोलियो टैगल, जो कि फिलीपींस से हैं, 67 साल के हैं, मीडिया से भी और करिश्माई चेहरा बोला जाता है। आज अगर वो चुने जाते हैं तो वो पहले एशियाई पोप होंगे
उनकी प्रोग्रेसिव सोच और अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलने की क्षमता उन्हें ग्लोबल यूथ के बीच पॉपुलर बनाती है। कार्डिनल पेरिड एड्रो हंगरी से हैं। ही 72 ईयर्स ओल्ड। यूरोप में मजबूत आधार है उनका। वो कंजर्वेटिव खेमे का प्रतिनिधित्व करते हैं जो फ्रांसिस की प्रोग्रेसिव नीतियों से नाखुश अक्सर दिखता है। अगर प्रोग्रेसिव और कंजर्वेटिव के बीच में ये एक चलते रहता है साइलेंट वॉर। कार्डिनल मांटियो जूपी इटली के हैं। 63 ईयर्स के हैं। फ्रांसिस के काफी करीबी थे। उन्होंने लिबरल सोच उन्हें उन लोगों का फेवरेट बनाती है जो फ्रांसिस के विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये रेस इतना आसान नहीं। कॉन्क्लेव में सियासत, विचारधारा और जियोपॉलिटिक्स का खेल होता है। उदाहरण के लिए, अगर कार्डिनल्स एक गैर यूरोपियन पोप चाहते हैं तो अफ्रीका या एशिया का कोई नाम उभर सकता है। अगर वे कंजर्वेटिव सिर्फ चाहते हैं तो अमेरिका के कार्डिनल रेमंड लियो वर्क जैसे नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, ये फैसला सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि पावर और इन्फ्लुएंस का भी है। पोप का जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने अपना किसी को नॉमिनी नहीं किया है, तो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है कि पोप को चुना कैसे जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब वेटिकन की बातें हम क्यों कर रहे हैं, इससे मेरा लेना देना क्या है। दोस्तों, पोप का निधन, नया पोप चुनना सिर्फ एक धार्मिक इवेंट नहीं है, ये एक ग्लोबल पावर शिफ्ट है जो आपके लिए भी मायने रखता है। अब इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट को समझिए। वेटिकन का फाइनेंशियल पॉलिसी, खासकर वेटिकन बैंक का इन्वेस्टमेंट्स ग्लोबल मार्केट्स को प्रभावित करती है। जैसे ये न्यूज आया, आज आप देख सकते हैं इंडियन मार्केट भी थोड़ा सा डाउन हुआ ये न्यूज आने के बाद। अगर आप पोप प्रोग्रेसिव हुआ तो वो इथिकल इन्वेस्टमेंट पे जोर दे सकता है, जैसे ग्रीन एनर्जी या सस्टेनेबल बिजनेसेस को वर्ल्ड वाइड। सो वो बैंक कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड मार्केट पे ट्रिमेंडस है। पॉलिसीज मेकर के ऊपर है, ग्लोबल लीडर्स के ऊपर है, पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर इसका काफी इम्पैक्ट होता है। अब सोशल इश्यूज के बारे में अगर बात करें तो पोप फ्रांसिस ने क्लाइमेट चेंज, एलजीबीटी राइट्स जैसे मुद्दे पर खुलकर बात की। अगर आप पोप कंजर्वेटिव हुआ तो इन मुद्दे पे चर्चा की पॉलिसी बदल सकती है जो ग्लोबल यूथ मूवमेंट को प्रभावित कर देगा। अगर कंजर्वेटिव आ गए तो पावर डायनेमिक्स और बहुत सारे एलजीबीटी मूवमेंट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उसको एक गहरा धक्का लग सकता है। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की। पोप का रुख यूएस चाइना रिलेशंस पे बहुत इंपैक्टफुल रहा। रशिया यूक्रेन वॉर हो या मिडिल ईस्ट पीस टॉक्स को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, फ्रांसिस ने यूएस की माइग्रेशन पॉलिसी की आलोचना की थी जो ट्रंप ने अभी हालिया में लॉन्च किया, जिसने व्हाइट हाउस को नाराज किया। यस, प्रेसिडेंट ट्रंप वाज वेरी एंग्री कि व्हाई ही इज क्रिटिसाइजिंग माय पॉलिसी। नया पोप इस डिप्लोमेटिक गेम को कैसे खेलता है ये देखना होगा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पावर डायनेमिक्स होने वाला है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। अब इन्फ्लुएंसर पावर की बात करते हैं। आज के डिजिटल वर्ल्ड में पोप एक ग्लोबल इन्फ्लुएंसर है। आप बात कर रहे हैं पोप और इन्फ्लुएंसर, जी हैं। कैसे? उनके एक्स अकाउंट जो कि है @PONTIFEX के 50 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। नया पोप अगर मीडिया से भी हुआ, जैसे कार्डिनल टैगल, तो वो यूथ को डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक नया अध्याय है दोस्तों। पोप फ्रांसिस का निधन एक नए युग का अंत नहीं, लेकिन एक नए अध्याय का शुरुआत भी है। कॉन्क्लेव को गुप्त दीवारों के पीछे एक 139 कार्डिनल्स दुनिया के 1.4 बिलियन कैथलिक्स के लिए नया लीडर चुनेंगे। क्या वे फ्रांसिस की प्रोग्रेसिव विरासत को आगे बढ़ाएंगे या कंजर्वेटिव रास्ते अपनाएंगे? क्या वे यूरोप से होंगे या पहली बार एशिया या अफ्रीका से कोई पोप बनेगा? वेटिकन का बिजनेस एम्पायर, उसकी पावर और उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस इसे सिर्फ न एक धार्मिक संस्था से कहीं ज्यादा बनता है। ये एक ऐसी संगठन है जो आस्था, पैसे और विरासत का अनोखा मिश्रण है, और हम इस बदलाव के गवाह बनने वाले हैं नेक्स्ट 15 to 16 डेज में। तो अगली बार जब आप
सिस्टीन चैपल से व्हाइट स्मोक निकले तो देखें, तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एक पोप का चुनाव नहीं, बल्कि दुनिया की दिशा बदलने वाला पल है। बिजनेस आजकल की तरफ से मैं सुमित कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं। सुनते रहिए, सोचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते।